हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। तो हम बात कर रहे थे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की। ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम बात करेंगे अनुबंध के प्रकारों की, कि अनुबंध के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से, आज सबको डिफाइन करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनुबंध के प्रकार प्रवर्तनीयता के आधार पर होते हैं, निर्माण की विधि के आधार पर होते हैं और निष्पादन की सीमा के आधार पर होते हैं, और साथ ही अनुबंध के रूप के आधार पर होते हैं। तो अब एक एक करके इन सबको डिफाइन करते हुए चलेंगे क्या क्या होने वाला है, और मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें और क्या नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आप सारे जितने भी इसमें प्रकार हैं आप वो समझो, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ, सारे प्रकार आपको पता होने चाहिए। तो पहले देख लेते हैं प्रवर्तनीयता के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले ए में वैध अनुबंध। वैध अनुबंध का मतलब यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। अनुबंध जो एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताओं को पूरा करता है। केवल वैध अनुबंध कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। इसका मतलब यह है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या है। जब तक आवश्यक तत्व नहीं होंगे वो, जब तक अनुबंध क्या है आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, अनुबंध में सब आवश्यक तत्व अनिवार्य है। यदि कोई एक भी आवश्यक तत्व उसमें नहीं हो तो आप कह सकते हैं कि ये वैध अनुबंध नहीं है। तो वैध अनुबंध होने के लिए आपके पास सारे आवश्यक तत्व पूरे होने चाहिए, और कानून की नज़र में इसे बनाना चाहिए। यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत ये बना होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड बात कर लेते हैं व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ से ही आपको समझ आ रहा है जो किसी काम का नहीं है, इसका बनाने का कोई मकसद नहीं है। एक समझौता उस समय लागू हो सकता है जब ये दर्ज किया गया था, यानी कि ये अनुबंध हुआ था एक टाइम पर लेकिन भविष्य में आते आते इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो आगे देख लेते क्या कह रहा है ये, क्या कहता है ये। एक समझौता उस समय लागू हो सकता है जब ये दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से, उदाहरण के लिए अनुबंध की असंभाव्यता, अवैधता, यह शून्य और अप्रवर्तनीय हो सकता है। यानी कि सीधा कहने का मतलब यह है कि व्यर्थ अनुबंध स्टार्टिंग में तो वैध होते हैं, यहाँ पे यही कह रहा है ना, व्यर्थ अनुबंध स्टार्टिंग में वैध होते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे आपके काम हो जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी संभावनाएं पैदा हो सकती है कि जिससे यह अनुबंध आपका रुक भी सकता है। और अगर आपने कोई कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, पर लेकिन वो भविष्य में आते आते वो काम किसी वजह से रुक गया, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये काम होगा, तो वहाँ पे उस स्टेज पर आके ये जो आपका व्यर्थ अनुबंध है ना, वो अवैध हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो इसलिए इसको व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि एक्स वाई पर ज़बरदस्ती करके उस रुपये का अपना घर बेचने के लिए सहमत करता है। रुपये की मात्र राशि के लिए 50,000 1,000 वाई के विकल्प पर समझौता व्यर्थनीय है। यदि वाई अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लेता है तो एक्स और वाई के बीच शून्य हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये जो बुक है ये मोस्टली इंग्लिश में छपी होती है ड्यू फॉल के लिए, तो जितने भी बीकॉम के बच्चे हैं वो जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम में इसलिए ही देना पसंद करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाता है, और यहाँ पे आके आप देखोगे ना हिंदी में तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी आपकी लैंग्वेज। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसे इंग्लिश में ही समझें। फिर उसके बाद देखते हैं शून्य करार का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है। शून्य करार यानी शून्य अग्रीमेंट की बात चल रही है, अनुबंध की नहीं। शून्य करार, एक शून्य करार वह होता है जिसमें आवश्यक बातों की कमी होती है और इसलिए ये कानूनी प्रभाव से रहित होता है। सेक्शन 2G इसे इस रूप में परिभाषित करता है, कानून द्वारा लागू न किए जाने वाले समझौते को शून्य कहा जाता है। जो कानून की नज़र में नहीं बनाए गए हैं, उसमें आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि आवश्यक तत्व यहाँ पे यानी दो पक्षों का ना होना हो सकता है,
इसमें सहमति ना हो वो हो सकता है। जो मैंने आवश्यक तत्व बताए अगर उनमें से एक भी इसमें नहीं है तो समझ लो ये शून्य है। या अनैतिक करार व्यर्थ है। अव्यस्क के साथ किया गया करार शून्य। ये देखिए अव्यस्क यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए आपने शून्य करार समझा कि शून्य करार क्या होता है, पर आपको यहाँ पे ये भी पढ़ना होगा कि शून्य अनुबंध क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है इन्होंने, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए शून्य अनुबंध। अब शून्य अनुबंध के लिए क्या कह रहा है कि यह शून्य और अपरिवर्तनीयता हो सकता है। ऐसे अनुबंध को शून्य अनुबंध कहा जाता है। तकनीकी रूप से शब्द शून्य अनुबंध शब्दों में विरोधाभासी है। ऐसे अनुबंधों को उचित रूप से शून्य अनुबंध के स्थान पर अनुबंध जो शून्य हो गए कहा जा सकता है। अभी यहाँ पे इसने इसलिए कहा है क्योंकि शून्य अनुबंध, वो अनुबंध शून्य तो हुआ पर लेकिन उससे पहले वो अनुबंध तो था ना। शून्य अनुबंध जब ही शून्य होगा जब वो वैध होगा। जब तक अनुबंध वैध नहीं होगा जब तक वो शून्य नहीं होगा। शून्य अनुबंध हमेशा शून्य जब होता है तब भविष्य में कोई कारणवश आप किसी अनुबंध के कार्य को नहीं कर पाते, जिसके के लिए आपने अनुबंध किया था वो कार्य आप नहीं कर पाते, जब जाके अनुबंध शून्य होता है। पर शून्य अनुबंध हमेशा स्टार्टिंग से शून्य नहीं होते। स्टार्टिंग में ये वैध अनुबंध होते हैं, पर एक काम जब भविष्य में कुछ संभावनाएं ऐसी आ जाती है कि लगता है कि काम नहीं होगा, तब इसको शून्य अनुबंध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखने वाली है आपके लिए। फिर थोड़ा सा इसका यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए यहाँ पे एक बात और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है इसमें। सबसे पहले आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, शून्य समझौता और शून्य अनुबंध। इसमें आपको डिफरेंसेस बताने के लिए आ सकता है कि शून्य समझौता किस तरीके से शून्य अनुबंध से अलग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर मैंने डिफाइन करा कि शून्य समझौता क्या होता है और शून्य अनुबंध क्या होता है, पर लेकिन वो कुछ छोटा सा शॉर्ट नोट था, बिल्कुल 2-3 लाइन का, तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। तो क्या कहता है, इस प्रकार शून्य करार शुरू से ही शून्य होते हैं। देखा शून्य अनुबंध में क्या बताया था मैंने आपको, शून्य अनुबंध हमेशा भविष्य में आके शून्य होते हैं। शून्य अनुबंध स्टार्टिंग में वैध अनुबंध होते हैं और आते आते ही शून्य हो जाते हैं, पर लेकिन शून्य करार स्टार्टिंग से शून्य होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो क्या कहता है, इस प्रकार शून्य करार शुरू से ही शून्य होता है, अर्थात शून्य एबिनिटो। जबकि एक शून्य अनुबंध उस समय वैध था जब इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में शून्य हो जाता है क्योंकि कुछ कारण है। एक समझौता शुरू से ही शून्य हो जाता है या जो बाद में शून्य हो जाता है, इसके ये प्रभाव होंगे। समझौता अप्रवर्तनीय होगा, यानी कि अप्रवर्तनीय यानी उसमें एक कुछ समझौते ऐसे होते हैं ना कि मैंने आपसे एक अग्रीमेंट किया कि आपको वहाँ पे नहीं आना है और नहीं आना, ये मैंने आपसे कह दिया कि आपको वहाँ नहीं आना है और आप राजी हो गए, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं बाद में बताऊँगा कि आपको आना है क्या नहीं आना। तो ये हो गया अप्रवर्तनीय, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। भुगतान किया गया पैसा या हस्तांतरित संपत्ति इस शर्त के अधीन वसूली योग्य है कि दोनों पक्ष समझौते के अवैध या शून्य प्रकृति के बारे में अनभिज्ञ थे जब यह बनाया गया था। यानी कि इसमें अनभिज्ञ का मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये जो भुगतान का पैसा है या संपत्ति है किस शर्त के अधीन हुआ है। दोनों के पक्षों को इसके बारे में नहीं पता था और ये ऊपर से अवैध है क्योंकि भुगतान क्या संपत्ति के शर्त में वसूली करना, वसूली एक तो इल्लीगल है, तो ये तो वैध होगा ही होगा, अवैध होगा तो ये शून्य ही माना जाएगा। शून्य में सब वो चीज़ें आएंगी जो सरकार के पॉलिसी के तहत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बताया गया है कि ये थोड़े से वर्ड बहुत हाई फाई आ जाएंगे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तब तक शून्य नहीं होगा जब तक ये समझौता भी नहीं किया गया हो गैर कानूनी। देखा गैर कानूनी आ गया ना, तो यानी कि शून्य अग्रीमेंट वही अग्रीमेंट होगा जो गैर कानूनी हो। ठीक है, आप यहाँ पे अपने पॉइंट बना के लिख सकते हैं गैर कानूनी क्या क्या काम होते हैं, वो एग्जाम्पल आप लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर कहता है सभी वैध वादे वैध रहेंगे यदि वे अलग अलग हैं और हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे सब वैध वादे
वैध रहेंगे यदि वे अलग अलग हैं। इसका कहने का मतलब है जितने भी आप वादे कर रहे हो वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। वो आप एक से आपने वादा कर दिया कि कार मैं आपको बेचूंगा, आपने दूसरे से वादा कर दिया मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब पैसा तो कार बेच के ही आ रहा है, पर आप एक तरफ आप कार दे रहे हो, दूसरे को पैसा दे रहे हो, तो ये अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट हो गए। ठीक है, आपको बस ये डिफरेंस बताने हैं आपको, और कुछ नहीं है। शून्य अनुबंध का आपको क्या बताना है? शून्य अनुबंध के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस किया गया है यहाँ पे। शून्य अनुबंध का आपको बताना है, इसमें बस मेन डिफरेंस यही है कि शून्य अनुबंध स्टार्टिंग से शून्य नहीं होते, ये भविष्य में आते आते असंभावनाओं के कारण शून्य हो जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो आप थोड़े से एग्जाम्पल दोगे ना, तो आपका ये जो है डिफरेंसेस है वो पॉइंट बढ़ जाएंगे और आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। फिर आपका सी आता है व्यर्थ अनुबंध। धारा के अनुसार 2I यानी 2I के अनुसार एक समझौता जो एक या अधिक पार्टियों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू करने योग्य है लेकिन अन्य विकल्प पर नहीं है। और आगे क्या कहता है? एक है शून्यकरणीय अनुबंध। यहाँ पे थोड़ी सी ये ना मिक्स कर देते हैं ड्यू फॉल वाले, तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है बच्चों को समझने में। व्यर्थ अनुबंध एक समझौता जो एक या अधिक पार्टियों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू करने योग्य है लेकिन अन्य के विकल्प पर नहीं। इसका कहने का मतलब है व्यर्थ अनुबंध। देखो, एक अनुबंध करने के लिए आपको सहमति चाहिए और वो सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो आपने तो अपनी सहमति दे दी, पर लेकिन जब तक दूसरी पार्टी सहमति नहीं देगी जब तक वो अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। वैध अनुबंध में सहमति होनी चाहिए और व्यर्थ अनुबंध में सहमति जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी वो व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, यहाँ पे यही बताया गया है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा शून्यकरणीय अनुबंध। ये देखिए, व्यर्थ अनुबंध और शून्यकरणीय अनुबंध, यानी कि शून्य अनुबंध और शून्यकरणीय अनुबंध आ सकते हैं आपके एग्जाम में। शून्यकरणीय अनुबंध से क्या मतलब है? यहाँ पे जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी से प्रेरित समझौता उस पार्टी के विकल्प पर अमान्य है जिसकी सहमति पर इस प्रकार प्राप्त की गई है। अनुबंध तब तक वैध रहेगा जब तक कि पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे देखिए शून्यकरणीय अनुबंध के बारे में क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया लागू करने योग्य है लेकिन अन्य विकल्प पर नहीं। एक है शून्यकरणीय अनुबंध जबरदस्ती, यानी कि शून्यकरणीय अनुबंध में जबरदस्ती करना, अनुचित प्रभाव देना, धोखाधड़ी करके किसी पार्टी को दबाव में लेकर आकर फिर उसकी सहमति लेना, ये सब शून्यकरणीय अनुबंध है। यदि कानूनी अदालत में जिस पे धोखाधड़ी करी गई है, जिसके संग क्या उस पर दबाव बनाया गया, अगर वो पार्टी उसमें मुकदमा करती है तब जाके अनुबंध शून्य होगा। ये नहीं कि आपने भैया आपके ऊपर दबाव बनाया, आपको टॉर्चर करा, आपके संग ज़बरदस्ती करी और आपने उसके डर से सहमति दे दी, तो ये अदालत को थोड़ी पता चलने वाला है कि ये ऐसा हुआ है। अगर जब आप बताओगे जब जाके अनुबंध शून्य करनी होगा। ठीक है, शून्य करने का मतलब क्या है? जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, ये सब अगर आप किसी और दूसरी पार्टी के संग करते हो तो ये शून्यकरणीय अनुबंध कहलाएगा। फिर आता है आपका अवैध समझौते। अवैध समझौते यार, अवैध से ही पता चल रहा है इलीगल है ये, जो वैध ही नहीं है, जो कानून की नज़र में सही नहीं है, वो सब अवैध है। वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन होने पर एक समझौता अवैध है। देखिए कितने साफ बता दिया ने। वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जितने प्रावधान है कि किस बेसिस पर आपका अग्रीमेंट होने वाला है, अगर आप वही बेसिस, पॉलिसीज या वही प्रावधान नहीं मानोगे तो ये अवैध ही तो माना जाएगा। समझो कि आप घर में रहते हो, आपके मुखिया ने क्या रखा है रात को 9 बजे आना है, सुबह 10 बजे उठ के जाना है, तो अगर लेकिन आप रात को 10 बजे आ रहे हो, सुबह 9 बजे आ रहे हो, तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हो ना उनकी बातों का, तो वो कहेंगे ये तो अवैध कार्य कर रहे हो आप। तो ऐसी जो प्रावधान दिए गए हैं एक समझौते को करने के लिए, अगर वो समझौते आप उनके प्रावधान के द्वारा नहीं कर पा रहे हो तो वो अवैध कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? एक अवैध समझौता शुरू से ही कानूनी प्रभावों से रहित होता है।
अवैध समझौते से सभी लेन देन अवैधता से दूषित हो जाते हैं, इसलिए लागू करने योग्य नहीं होते। इसका मतलब है कि जो अवैध समझौता है ना, ये एक तो शुरू से ही अवैध होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप समझौता कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में ही कानून का पालन नहीं करा, जब भी तो अवैध हुए ये। इसका मतलब ये शुरू से ही अवैध होते हैं, ये नहीं कि स्टार्टिंग में वैध थे फिर आगे जाके अवैध हो गए। पहले आप अच्छे काम कर रहे थे, एकदम से बुरे काम करने लग गए, तब अवैध हुआ। नहीं, आप स्टार्टिंग से ही अवैध काम कर रहे थे, अवैध काम करने के लिए समझौता किया था। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल पढ़ना। मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊँगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अप्रवर्तनीय अनुबंध के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आप जो मैं ये सारे ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो कहीं से भी कह सकता है कि इसके बीच में डिफरेंस का बताओ, क्या इन दोनों का क्या मतलब है, ये सब बताओ, तो कुछ भी वो दे सकता है। तो आपको सारे प्रकार पढ़ने पड़ेंगे इसके। अप्रवर्तनीय अनुबंध, कुछ अनुबंध शून्य हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ तकनीकी दोषों के कारण लागू नहीं किया जा सकता, जैसे कि लेखन, पंजीकरण आदि की कानूनी औपचारिकताओं। तो यहाँ पे देखो, अप्रवर्तनीय अनुबंध का सीधा मतलब ये है, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा यानी अनुबंध करा, तो स्टार्टिंग में तो प्रवर्तनीय थे, पर लेकिन धीरे धीरे जब आप कुछ अदालत ने चेंजेस कर दिए, पर आप वो चीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये जो अप्रवर्तनीय अनुबंध है, जो आपका प्रवर्तनीय अनुबंध था, वो अप्रवर्तनीय हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफरेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे एक तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये इसका जो बीच का अंतर बताते बताते ने एक लाइन कह दी यहाँ पे, ये वाली, सभी अवैध करार शून्य है लेकिन सभी शून्य करार आवश्यक नहीं है। यानी कि जितने भी अवैध करार है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, अवैध का मतलब जो सरकार के प्रावधानों के उल्लंघन कर रहे हैं, जो सरकारी में जितनी भी उन्होंने बताया कि इस तरीके से एग्रीमेंट करना है, पर वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो अवैध करार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब अवैध करार शून्य है। ये तो सही बात है कि अवैध करार जो है वो शून्य हो गए, पर लेकिन शून्य करार तो हो गए, पर लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शून्य है पर लेकिन सभी शून्य करार आवश्यक नहीं है। अवैध का मतलब तो आपको पता है कि भैया ये अवैध है, ये गलत काम कर रहा है, ये सरकार की नज़रों में अवैध है, तो वो शून्य हो गया। पर कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो शून्य होते हैं पर लेकिन अवैध नहीं होते, तो वही चीज़ आपको बतानी है, वो शून्य करार कौन से हैं जो अवैध नहीं है। पर सब अवैध करार शून्य है क्योंकि उसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए उन्हें ज़ीरो कर दिया गया है। पर लेकिन कुछ ज़ीरो किसी और कारण के वश भी हो सकते हैं, जैसे कि करार था कि भैया आपने मुझे कहा कि आपको कल यहाँ पर आना है और मैं वहाँ नहीं गया, तो ये करार शून्य हो गया, ठीक है। तो ये कोई अवैध तो था नहीं कि उसने मुझे वहाँ बुलाया पर मैं गया नहीं, तो ये कोई अवैध तो था नहीं, वैध था, पर मैं नहीं गया, तो ये शून्य हो गया, ठीक है। आपको समझ आया भाई, क्योंकि ये लाइन आपकी एग्जाम में आ सकती है कि इस लाइन पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितना भी मैंने आपको ये ऊपर डिफाइन किया कि शून्य करार क्या होते हैं और शून्य संविदाएँ क्या होती है। शून्य संविदा का मतलब यहाँ पे शून्य करनीय अनुबंध से, संविदाओं का मतलब अनुबंध है, ठीक है। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या हो, तो आप उसको ध्यान से दोबारा से पढ़ना और उसका आंसर आप खुद करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड कर लेते हैं, ये वाला, निर्माण के तरीके के आधार पर अनुबंधों का वर्गीकरण। एक होते हैं एक्सप्रेस अनुबंध और दूसरे होते हैं विवक्षित अनुबंध। अब ये क्या होते हैं उनका थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अब मैं तुम्हें यहाँ बताऊँगा एक्सप्रेस अनुबंध, यहाँ पे हिंदी में एक्सप्रेस है, हिंदी में कुछ और भी वर्ड होगा इसका, पर लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड रहने वाला है। तो यही फ़ायदा है इंग्लिश में पढ़ने का, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड काम करेगा। यहाँ पे आपको हिंदी में कभी एक्सप्रेस मिलेगा पढ़ने को, तो कभी कुछ मिलेगा पढ़ने को। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान दें कि इंग्लिश में क्या कहा गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा ना तो हिंदी में कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है वहाँ पे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस बारे में।
फिर देख लेते हैं आगे क्या कहता है। कहता है एक्सप्रेस अनुबंध मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा पार्टियों के बीच किए गए अनुबंधों को एक्सप्रेस अनुबंध कहा जाता है। ऐसे अनुबंध में पार्टियां अपने इरादे और लेन देन की शर्तों को मौखिक या लिखित घोषणा करती है। यानी कि इसका एक्सप्रेस अनुबंध का कहने का मतलब यही है कि जितने भी अनुबंध हैं वो मौखिक तरीके से करे हुए हैं क्या लिखित, क्या तो उन्होंने मुंह जबानी बोल दिया कि भैया ये ऐसा काम करना है, इस तरीके से करना है, दो पार्टियों ने मुंह अपने मतलब बातचीत में ही कर लिया कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो ये हो गया एक्सप्रेस अनुबंध। क्या वो लिखित तरीके से कर सकते भैया, दोनों ने लिखित में दे दिया कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, इतने पैसों में कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं इतना काम इससे करवा रहा हूँ, इतने पैसे इसको काम के बदले में दे रहा हूँ, तो ये हो गया लिखित। तो उसको क्या कहेंगे एक्सप्रेस अनुबंध, यानी कि उसने बिल्कुल क्या है तो बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने सब कुछ बता दिया एक तरीके से भैया किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरा है विपक्षित संविदाएं, वह संविदाएं जो पार्टियों के आचरण और कार्यों के कारण अस्तित्व में आती है, निहित संविदाएं कहलाती है। देखो यहाँ विवेक संविदाएं लिख रखे हैं या निहित संविदाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बस में सीट लेता है तो उसने एक निहित अनुबंध किया है कि वह मालिक को उसके गंतव्य तक ले जाने के लिए निर्दिष्ट किराया का भुगतान करेगा। तो गाइस इसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखना, दोनों वर्ड क्या है क्या नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहने वाली है, तो एक बार इंग्लिश में इसको समझ लेना। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं निष्पादन की सीमा के आधार पर संविदाओं का वर्गीकरण। ठीक है, ये किस तरीके से है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला आता है निष्पादित और दूसरा आता है निष्पादन। मैं आपको सिंपल वर्डों में बताऊं, निष्पादित का मतलब जिस कार्य के लिए अनुबंध किया गया था वो कार्य दोनों पक्षों की का जितना भी दोनों पक्ष थे उनके दायित्व उस कार्य को करने के लिए पूरे हो गए हैं, यानी उन्होंने वो काम कर दिया है, उसको निष्पादित अनुबंध कहेंगे। जब अनुबंध देखिए क्या कह रहा है, जब अनुबंध के दोनों पक्षों ने अपने संबंधित दायित्वों को पूरा कर लिया है तो अनुबंध को निष्पादित अनुबंध कहेंगे, यानी कार्य पूरा हो चुका है, दायित्व पूरे कर दिए गए हैं। अब दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है निष्पादन अनुबंध, जब अनुबंध के दोनों पक्षों में किसी एक को भविष्य में कुछ कार्य करने होते हैं तो अनुबंध को निष्पादन अनुबंध कहते हैं। यानी कि दो पक्ष है और किसी एक पक्ष का जो कार्य है वो अभी रह गया है, यानी एक पार्टी ने अपना कार्य पूरा कर दिया पर दूसरे का कार्य अभी रह गया है, तो वो भविष्य में पूरा उस कार्य को करेगा, ये नहीं कि नहीं करेगा, उस कार्य को करेगा। मतलब कि एक पार्टी की तरफ से कार्य हो गया है और दूसरी पार्टी की तरफ से कार्य भविष्य में हो जाएगा, तो उस अनुबंध को क्या कहेंगे निष्पादन अनुबंध, कि अभी कार्य भविष्य में हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए देखिए, ए और बी का एक रेडियो सेट बेचने के लिए सहमत होता है। ए रुपए में बी को एक रेडियो बेचने के लिए करता है 200, बी अग्रिम में कीमत चुकाता है। अनुबंध क्या कहता है, अनुबंध बी के संबंध में निष्पादित किया गया है लेकिन ए के संबंध में निष्पादन योग्य है क्योंकि उसने अभी तक बी को रेडियो सेट वितरित नहीं किया है, यानी कि उसने पैसे दे दिए पर लेकिन उसको अभी रेडियो नहीं मिला। तो यहाँ पे ये है ना कि एक ने अपना कार्य पूरा कर दिया पर दूसरे का भी कार्य रह गया है, वो अभी अपना कार्य करेगा, तो इसको निष्पादन अनुबंध कहेंगे। तो इधर कंफ्यूज मत होना कि निष्पादित क्या है और निष्पादन क्या है। निष्पादित जिसमें दोनों पक्षों का दायित्व पूरे हो गए हैं, निष्पादन जिसमें एक पक्ष का दायित्व पूरा हो गया, दूसरा अपना दायित्व भविष्य में पूरा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है निष्पादन के आधार पर। अब इसमें भी दो आ गए, निष्पादन के आधार पर भैया ऊपर हमने पढ़ा निष्पादन क्या है, जिसमें कार्य अभी भविष्य में पूरा होगा, हुआ नहीं है। अनुबंध के विभाजित करा एक तरफा अनुबंध और द्विपक्षीय अनुबंध। एक तरफा अनुबंध, एक अनुबंध को एक तरफा कहा जाता है जहां एक पक्ष ने अनुबंध के अस्तित्व में आने से पहले या उस समय अपना दायित्व निभाया है जबकि दूसरे पक्ष ने अभी तक अपने दायित्व का पालन नहीं किया। भैया एक तरफा अनुबंध का मतलब ये ध्यान में रखना, एक तरफा कह दिया यानी एक बंदे ने, एक पार्टी ने अपना कार्य कर दिया है पर दूसरे ने भी उसका पालन नहीं किया, बस ये याद रखना। निष्पादन में आएगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, जहाँ तक है निष्पादन के आधार पर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। फिर आता है द्विपक्षीय यानी अनुबंध
एक अनुबंध द्विपक्षीय ये है यदि अनुबंध के गठन के समय दोनों पक्षों के दायित्व बकाया है निष्पादन, यानी कि देखिए द्विपक्षीय का कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षों के दायित्व भी पूरे नहीं हुए, दोनों के दायित्व भी रह गए हैं, उन्हें वो पूरे करने, तो द्विपक्षीय हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक तरफा में एक का दायित्व पूरा है और द्विपक्षीय अनुबंध में दोनों के कार्य अभी पूरे नहीं है, दोनों के दायित्व भी पूरे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हाँ ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। फॉर्म औपचारिक अनुबंध, फील के तहत अनुबंध और रिकॉर्ड के अनुबंधों को अंग्रेजी कानून के तहत औपचारिक अनुबंध के रूप में मान्यता दी गई है। उनकी वैधता अकेले उनके रूप पर निर्भर करती है। ऐसे अनुबंध के लिए विचार आवश्यक नहीं है, वैध और बाध्यकारी होने के लिए कुछ कानूनी औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। दूसरा है सरल अनुबंध। औपचारिक अनुबंधों के अलावा अन्य सभी अनुबंध साधारण अनुबंध है, यानी कि औपचारिक अनुबंधों को छोड़कर जितने भी अनुबंध हैं, यानी कि वैध अनुबंध, निष्पादन अनुबंध, निष्पादित अनुबंध, जितने भी आपको ऊपर अनुबंध पढ़ाए गए हैं वो सब साधारण अनुबंध है। ठीक है, वे तभी मान्य होंगे जब वे विचार द्वारा समर्थित हो। देखो, औपचारिक अनुबंध में विचार नहीं किया जाता, जबकि सारे अनुबंधों में विचार किया जाता है। भारतीय कानून औपचारिक अनुबंधों को मान्यता नहीं देता, यानी कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है उसमें औपचारिक अनुबंध को कोई मान्यता नहीं है, जबकि सरल अनुबंध यानी कि जितने भी औपचारिक अनुबंधों को छोड़ के जितने भी अनुबंध हैं उन सबको भारतीय कानून के द्वारा मान्यता दी गई है। यदि अधिनियम में विशेष रूप से निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर केवल साधारण अनुबंधों को मान्यता दी जाती है जिन्हें विचार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी आती है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। ये आपको मैं थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ जल्दी आपका जितना भी ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो, तो उसका थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। जब तक के लिए इसको अगर आपको समझ में आया हो कहीं पर तो कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आपको प्रस्ताव एवं स्वीकृति नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर पढ़ाऊँगा। और आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना और वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर आपके अपनी बुक से भी रीड करना, आपको और अच्छे बेटर समझ आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को बता देना कि भैया वीडियो आ चुकी है, चैप्टर पढ़ लो, फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।